मैं हूं आलिया। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स विद आलिया शाह। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। आज का प्रोग्राम हमारा बहुत ही खास प्रोग्राम है। इसकी वजह यह है कि आज का दिन पाकिस्तान के लिए बहुत अहम दिन है। आपको पाकिस्तान को और पाकिस्तान के लोगों को एक ऐसा सानिया देखना पड़ा जिसको देखने के लिए बिल्कुल भी वो तैयार नहीं। एक ऐसी लीडर जो कि सिर्फ पाकिस्तान की ही एक हर दिल अजीज लीडर नहीं थी, बल्कि दुनिया की एक पॉपुलर लीडर मानी जाती। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा की शहादत का दिन है और उनको सड़क पर खुलेआम सरेआम गोलियां मारकर उनको मार दिया गया, खत्म कर दिया गया। ये एक इतना हसास और अहम मौजू है और इस पे बात करने के लिए आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो पाकिस्तान के वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग एंड सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सिर्फ यही नहीं है बल्कि वो ऑथर भी हैं, कॉलमनिस्ट भी हैं, राइटर भी हैं। और सबसे अहम बात ये कि वो बेनजीर भुट्टो साहिबा के साथ काम कर चुके हैं, उनसे उनकी मुलाकातें रह चुकी हैं। और इसके अलावा बहुत बड़े बड़े जो पाकिस्तान के लीडर्स हैं उनके वो इंटरव्यूज कर चुके हैं, उनसे मुलाकातें रह चुकी हैं। मेरे साथ मौजूद है जनाब नजीर लगारी साहब। नजीर लगारी साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माई शो। थैंक यू। मैं आज जिस पर्सपेक्टिव में आपसे बात करना चाहती हूँ कि बेनजीर भुट्टो साहिबा की जो शहादत हुई, वो उन्होंने जिसके लिए आप कह लीजिए कुर्बानी दी, जिसके लिए पाकिस्तान ने कुर्बानी दी, क्या आप समझते हैं कि उस वक्त जो हालात थे उससे हम निकल कर हम पाकिस्तान को बहुत आगे ले गए और उसका हमें चलें एक उसका ये मिला कि अगर कोई कुर्बानी देते हैं तो फिर उसका फल भी मिलता है, या ये कि आगे चल के मुल्क बहुत अच्छा हो जाता है? आप इसको कैसे देख रहे हैं सर? बहुत तकलीफ से ये सानेहा था और इसको पाकिस्तान के बड़े सानेहात में शुमार किया जाएगा। और रावलपिंडी पर ये रहेगी बात कि इस शहर में पाकिस्तान के 3 वज़राए आज़म की लाशें यहाँ पर जिंदा इंसानों को लाशों में बदला गया और फिर लाशें भिजवाई गई। ये एक बात कभी काबिल फरामोश नहीं रहेगी। हर इंसान इसको हमेशा याद रखेगा। लियाकत अली खान की शहादत या जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत, इन तीनों शहादतों के बाद पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ा, पाकिस्तान पीछे गया। और वो कुव्वतें जो थी, जो भी थी इसके पीछे, उनके मकासद हासिल हुए या नहीं हुए, लेकिन मुल्क बहुत पीछे चला गया। लियाकत अली खान को जिस शख्स ने गोली मारी, उसी वक्त उस शख्स को जिस पुलिस अफसर ने, नजफ ने गोली मारी और फिर उसको तरक्कियां मिली, उसको बहुत कुछ मिला। फिर उसको जब सिंध में बैराज बने तो उसको सैकड़ों एकड़ जमीन मिली, हालांकि उसने लियाकत अली खान के कत्ल की निशानियां मिटाई थी। उस शख्स को मार दिया था जिसने नवाब रजा लियाकत अली खान का कत्ल किया था। फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो का शहादत का वाक़या आता है तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट में एक सदारती रेफरेंस हमारी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक कर्जे के तौर पर मौजूद है, जो सदारती रेफरेंस में ये सवाल किया गया है कि जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को दी गई सजाए मौत एक गलत थी और गलत फैसला था, और इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट सराहत करे। चूंकि एक जज ने कह दिया था कि हमने दबाव में फैसला किया, और अगर उस पर दबाव न होता और अगर फैसला मुख्तलिफ होता तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी न लगती। और उसके अलावा जो भी अवामिल थे वो उनकी शहादत के वो किसी सूरत में भी उस कत्ल में मुलविस नहीं थे जिस कत्ल की सजा में पादाश में उन्हें सजाए मौत सुनाई गई। और फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का ज़माना आता है। वो जब रवाना होती हैं उससे पहले बहुत से लोगों से उन्होंने मशवरे किए कि मुझे क्या करना चाहिए। दुबई में मेरी भी उनसे एक मुलाकात हुई थी और उन्होंने ये सवाल मुझसे भी किया था कि क्या मुझे पाकिस्तान वापस जाना चाहिए। मेरी अहलिया मेरे साथ थी। उन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से कहा था कि इस बारे में आप जरदारी साहब से पूछें और जरदारी साहब बेहतर तौर पर बता सकते हैं। ये मुझे ज़ाती तौर पर मालूम है कि जरदारी साहब बाकायदा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कदमों में गिर गए थे और उनसे कहा था कि आप वापस ना जाएं। लेकिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अपनी शहादत से कबल, अपनी दुबई रवानगी से कबल, उन्होंने एक तवील नज़्म लिखी थी
जो उर्दू, सिंधी और इंग्लिश में शाये हुई थी। उन्होंने इंग्लिश में वो नज्म लिखी। उस नज्म में उन्होंने कहा था कि मुझे लाड़काना बुला रहा है, मुझे गड़ी खुदाबख्श बुला रहा है, मुझे मेरा सिंध बुला रहा है, मुझे मेरा मुल्क बुला रहा है, और मैंने हर हालत में वापस जाना है। मैंने अपने पाकिस्तान में वापस जाना है, मैंने अपने सिंध में वापस जाना है, और मैंने अपने लाड़काना में और गड़ी खुदाबख्श में वापस जाना है। तो वो वापस आने की नीयत से ही आई थी। लोग कह रहे थे कि जी डील करके आ रही हैं, समझौतेबाजी करके आ रही हैं। एक दोस्त से मैंने कहा था, यार ये तो बताओ, क्या क्या कोई अपनी मौत के लिए भी समझौता करता है? जहाँ बेनजीर भुट्टो आ रही हैं, वहां एक चीज उन्हें मिल सकती है, वो है मौत। और जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो से, ये बात मैंने पहले की थी, जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो यहाँ आ चुकी और उन पर पहला अटैक जो है वो कारसाज में हो चुका था, तो उसके बाद उनसे मुलाकात हुई थी। हमारी बड़ी तवील मुलाकात थी और सीनियर लोग भी मौजूद थे, मैं एक आम सा आदमी भी मौजूद था, उनकी पार्टी के रहनुमा मौजूद थे। उनने एक एक तफसील बताई थी कि किस तरह से 3 आदमी रात के कौन से टाइम पर जो है, जब रैली चल रही थी, जुलूस चल रहा था, तो दाखिल हुए थे। और उसके आने के बाद एक बच्चा मुझे दिया गया कि मैं उस बच्चे को थामूं। तो मैंने अपनी ट्रक में मौजूद लोगों से कहा था कि खबरदार, के जरिए कोई धमाका किया जा सकता है। तो ये बात भी उन्होंने बताई थी। फिर उन्होंने ये भी बताया था कि मुझे पैरों में खड़े खड़े बहुत, चूंकि ये तकरीबन 12 से ज्यादा वक्त गुजर चुका। 7 बजे वो पहुंची हैं, 7 बज गए थे, फिर 7 के बाद जो है ये रात का 1 बज रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि तकरीबन 6 घंटे और गुजर चुके थे। 18 घंटे तक वो मुसलसल खड़ी रही थी, तो थक गई थी। तो वो जब बत्तियां बुझा दी गई, और उनने ये भी कहा था कि बत्तियां बुझाई गई और 3 आदमी दाखिल हुए मजमे में, मुझे उसकी इंफॉर्मेशन थी। और उसके बाद जो है वो कौन लोग थे, उन्होंने नाम नहीं लिया था, लेकिन उन्होंने इशारे किए थे। और फिर उन्होंने कहा था कि जब ट्रक की बत्तियां बुझ गई, मैंने थकन महसूस की और मुझे शक भी हुआ। तो मैं ट्रक के निचले हिस्से में एक बना गया था कि एक ऐसी जगह बनाई गई थी जहां मैं बैठ सकूं। तो मैं आबदा हुसैन के साथ नीचे चली गई थी और इस दौरान में धमाका हुआ। तो ये अलामतें मौजूद थी, उन्हें अंदाजा था। और फिर उन्होंने इसकी तफसील बताने के बाद ये भी कहा था कि मुझे स्पेयर नहीं किया जाएगा और मेरी जान महफूज नहीं है। उसके बावजूद वो मुल्क में रही। लाहौर में जब पहुंची तो अमेरिका के 2 नायब वजीर खारजा नेग्रो पोंटे और रिचर्ड आर्मटेज लाहौर पहुंचे। तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने कहा कि मैं इनसे मुलाकात नहीं करूंगी, और वो एयरपोर्ट रवाना हो गई। वो एयरपोर्ट से इनके तरफ रवाना हो गए और वो खुद एयरपोर्ट से घर से एयरपोर्ट रवाना हो गई, और जहां वो क़याम पसीर थी। तो वहां पहुंचने के बाद वो वहां से दुबई चली गई, और ये ख्याल किया गया कि जी वो वापस नहीं आएंगी, लेकिन उसके बावजूद वो वापस आई। और फिर 27 दिसंबर, उससे पहले 26 दिसंबर को उनके ऊपर एक मुसल्लह शख्स पकड़ा गया पेशावर के जलसे में, और उसके अगले रोज वो इस्लामाबाद में मौजूद थी और वहां से उठकर रावलपिंडी पहुंची, तो मौत की वादी में चली गई। जी, और आपने जो बात की कि ये शहर पिंडी जहां पर पाकिस्तान के 3 वज़राए आज़म को कत्ल किया जा चुका है। सर, अभी हम जो ये देख रहे हैं कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के कत्ल में जो वो तालिबानी लड़का कारी वो शामिल था, और इसके अलावा भी जो कुछ पीछे से बाद में इंफॉर्मेशन आती रही और हम देखते रहे कि इसमें कौन कौन शामिल था। तो अब जो है हम तालिबान के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं, डील की हमने कहा कि इनको जो है वो कौमी धारे में शामिल किया जाए, और उन्होंने ही यहाँ पर जितनी कत्लो गारत करी की। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या हम उनसे एग्रीमेंट करके उनको कौमी धारे में ला के पाकिस्तान को महफूज रख लेंगे और हम कामयाब हो जाएंगे? इस सवाल का जवाब देने से पहले थोड़ी सी तफसील मैं बताऊंगा कि जब ये जलसा खत्म हुआ, और जलसा खत्म होने के बाद जब वो स्टेज की सीढ़ियों से उतर कर नीचे आई और गाड़ी में बैठ गई और गाड़ी चलने लगी, तो सिक्योरिटी प्लान ये था कि वो मेन गेट से, जिस गेट से वो इंटर हुई थी, उससे उल्टी तरफ को गाड़ी लेकर जाएंगी
और फिर वो रास्ता लेते हुए वो आराम से पहुंच जाएंगी। वो जो उल्टी तरफ का रास्ता था वो ब्लॉक कर दिया गया था ट्रकों के जरिए, और वो उनके लिए मजबूरी रह गई थी कि वो दाएं तरफ को मुड़े। दाएं तरफ को वो इमारत थी जहां पर एक 50 या 55 या 100 के करीब सफेद लिबास में लोग एक मखसूस अंदाज में रिदम के साथ नारा लगाते आ रहे थे कि कल भी भुट्टो जीता था, आज भी भुट्टो जीतेगा। अच्छा, ऑर्गेनाइज नारा था, यानी पीपल्स पार्टी का जो धमा चौकड़ी का अंदाज होता है उससे मुख्तलिफ किस्म का नारा था। तो नारे के दौरान ही ये फिर धमाका भी होता है, फायर भी होता है, या जो कुछ भी होता है। और उसके बाद क्या होता है कि जब ये हो चुका होता है तो हम ये लाइव देख रहे थे, हमारी नजरों के सामने था। जब जरदारी साहब ने कहा कि उनकी बॉडी ऑक्सीजन कबूल नहीं कर रही है, तो हम तो समझ गए कि ये और हो चुका है और उनकी शहादत वाकई हो चुकी है। फिर उसके बाद पहला काम ये किया गया कि उस सीन को मिटा दिया गया और उसको धो दिया गया। ये उसी हम वक्त सवाल ये सवाल रहेगा और ये सवाल हम करते रहेंगे कि वो साइट सीन क्यों धोया गया था, और जिन लोगों ने धोया था वो उनको बाकायदा कत्ल के मुकदमे में नामजद करने के बाद उनको ब्री कराने के लिए, बाइज्जत ब्री कराने के लिए मुस्लिम लीग नून के मौजूदा जो सेनेटर हैं आजम नजीर तारड़, वो उनके वकील बने और उनकी वकालत करके उनको रिहाई दिलवाई है। तो ये भी एक वजह थी जिस पर यह तनाज़ा शुरू हुआ था मुस्लिम लीग और PMLN के दरमियान। जब सेनेट के इशू हुए थे तो उसको टिकट देने पर भी उन्होंने ये ऐलान तो नहीं किया, और वो अपनी सफाइयां भी दे रहे थे कि क्लाइंट क्लाइंट होता है और वकील वकील होता है। इतने बड़े केस का वकील बनना जो है कोई मामूली बात नहीं थी कि आप बेनजीर के कातलों को के वकील बनना चाह रहे हैं जो उस कत्ल की वारदात में शामिल है, जिनने वो जो है निशानियां शहादतें मिटाई हैं, आप उन लोगों के वकील बन रहे हैं। और बेनजीर वो हैं कि जो गाड़ी में बैठी हैं और उनको कहा गया कि नवाज शरीफ पर कोई फायरिंग हुई है, तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि मुझे नवाज शरीफ से बात करें, मैं उनसे बात करनी चाहती हूँ और उनकी खैरियत दरियाफ्त करना चाहती हूँ। बदकिस्मती से उनका फोन नहीं मिला, अगर वो फोन मिल जाता और वो 5-6 मिनट तक गुफ्तगू करती तो उस मंजर से आगे निकल जाती और उनको उन लोगों को वेव करने का मौका न मिलता जो नारे लगा रहे थे। खैर ये हो गया, और इसके ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इंक्वायरी की और चीजें सामने आई, और स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस ने भी इस पर की, बरतानवी पुलिस ने भी इस पर इंक्वायरी की और उसकी भी चीजें सामने आई हैं। बहुत से इंडिकेशन भी मिलते हैं, इंफरादी तौर पर भी लोगों ने देखा। मैंने खुद जाकर वहाँ जो सीन था उसको कुछ मेरे ख्याल में कोई चंद दिनों के बाद में गया था, तो उस पूरी सूरत हाल को मैंने देखा था। बहरहाल एक बहुत बड़ा आसानिया था जो हो जाना था। तो ये तो एक नामजदगी जो थी कि किस तरह से अगले दिन एक ब्रिगेडियर साहब थे जिन्होंने ये पूरी तफसील बताई कि बैतुल्लाह महसूद फलां शख्स से बात कर रहा है, फिर उनकी बात का नैरेटिव बनाया गया, फिर उनकी बात को ट्रांसक्राइब किया गया, और फिर मेरा नहीं ख्याल है कि इतना ट्रांसक्रिप्शन जो है कितनी तेजी से की गई, वो सारा ट्रांसक्राइब करके उसको रिटर्न फॉर्म में लाया गया। रिटर्न फॉर्म में लाने के बाद बाकायदा पढ़कर जुमला जुमला सुनाया गया कि बैतुल्लाह महसूद ने ये कहा, और जो दूसरा था जो जिसको जिम्मेदारी दी गई थी कत्ल की, उसने ये कहा। ये कहते हुए पूरे का पूरा एक सीन क्रिएट किया गया और वो सारी तफसीलात बताई गई। तो ये भी एक सवाल रहेगा कि वो था या नहीं था। ये सवाल रहेगा कि ये कत्ल एक्चुअली करने वाला वही शख्स था जिसको नामजद किया गया था, या वही लोग थे जिनको नामजद किए गए, या कोई और लोग थे। ये सवाल रहेंगे, और ये सवाल आज के बाद बहुत आगे चलकर बाद चंद बरसों के बाद या कुछ ही अरसे के बाद ये खुलेंगे भी और सवाल उठेंगे भी कि इसके पीछे इस कातिल का असल मकसद क्या था और कातिल किन लोगों ने कराया था। बहुत सी चीजें उस वक्त भी सामने थी और अब भी सामने हैं। चूंकि हमारी सिविल सोसाइटी कमजोर है, हमारा जमहूरी निज़ाम कमजोर है, बहुत सी बातें जो हैं वो लोग नहीं करते हैं और नहीं कर सकते हैं। तो ये एक वाकया था, लेकिन अभी भी ये सामने आना बाकी है कि इस कत्ल में कौन मुलविस था। ये हमने अब तक ना तो लियाकत अली खान के कातिलों का पता चलाया है और ना ही बेनजीर भुट्टो के कातिलों का पता चलाया है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाए। और इससे मुज़ाकरात हो रहे हैं। अब मैं उस तरफ को आता हूँ, अगर उनके ऊपर बेनजीर भुट्टो के कातिल का केस नहीं भी बनता है, अगर वो
इस कत्ल में मुलविस थे या नहीं थे, और शहादतें जो है उस पर साबित होती हैं या नहीं होती हैं, उससे कतई नजर क्या उन्होंने एक जनरल को शहीद नहीं किया, क्या उनने कई ब्रिगेडियर नहीं मार दिए, क्या उनने कई कर्नल नहीं मार दिए, क्या उनने कई मेजर और कैप्टन नहीं मार दिए, क्या उनने हमारे मासूम बच्चों को शहीद नहीं किया, क्या हमारे मासूम शहरियों को कत्ल नहीं किया, क्या मस्जिदों इमाम बारगाहों में उनने मकतल नहीं बनाए, क्या खेल के मैदानों और पार्कों में उनने मकतल नहीं बनाए, क्या बाजारों और शॉपिंग मॉल में उनने मकतल नहीं बनाए, उनने हर जगह पर मकतल बनाए। और हमारी स्टेट ये कहती है कि उनने 70 से 80 हजार के दरमियान लोगों को कत्ल किया। अगर आपके पास एक चारा यही रह गया है कि उनसे मुज़ाकरात करें, आप अपने सियासी लोगों को रुस्वा करके खड़ा कर देते हैं एक तरफ कोने से लगाकर, और आप अपने लोगों से जो अपने मामूली सी चीजों के लिए मांगते हैं हकूक, आप उनको जो है वो या तो तवील मुद्दत के लिए जेलों में डाल देते हैं या गुम कर दिए जाते हैं। तो आप उनसे तो ये करते हैं, और जिन लोगों ने आपके लोगों को कत्ल किया है, और अभी वाकया है अभी इसी साल का कि जिन लोगों ने पुलिस के लोगों को कत्ल किया, किस तरह से उन लोगों को आपने कहा कि नहीं हम इनको बैन कर रहे हैं, और फिर आपने उनके साथ से ये सब कुछ उठाया और आपने उन्होंने आपके हाथ चूमे और आपने उनके हाथ चूमे और बैयत हो गए आप एक दूसरे की, और आपने सब कुछ माफ कर दिया। तो ये सारा कुछ हुआ है। हमें ये स्टेट का तर्ज अमल समझ में नहीं आता है, लेकिन बहरहाल ये सवाल तो रहेगा ना, ये पूछा तो जाएगा कि ऐसे लोगों ने जिनने हमारी पूरी की पूरी 1000 साल का बयानिया इस सरजमीन का, वादी सिंध का, जो कश्मीर से और काशगार के बाद से शुरू होकर जीवनी तक और तुफ्तान तक जाकर खत्म होता है, इतना तवील इलाका जो है, उसके अंदर तो हमेशा अमन की, खैर सगाली की, रोशन ख्याली की, तसव्वुफ की रिवायात रही हैं। यहाँ के लोग हमेशा तारीख में पुरअमन रहे हैं। इन पर हमले हुए, ये कहीं हमला करने नहीं गए हैं। तो यहाँ पर किस तरह से 80,000 इंसानों का खून बहाने वालों के लिए जो है वो राह खोली जा रही है कि वो आम जिंदगी में शामिल हो जाएं। तो ये कैसे रियासत कर रही है, या रियासत के मुख्तलिफ इदारे ये कैसे सोच रहे हैं, और इस तरह का अमल कैसे हो रहा है कि आप उनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं। जी लगारी साहब, आपसे आखिरी सवाल मेरा ये होगा कि अब हम देख रहे हैं 2 साल के बाद इलेक्शन, इससे भी कम वक्त रह गया, तैयारियां शुरू, लेकिन जो शिद्दत पसंदी नजर आ रही है पाकिस्तान के अंदर, एक मरतबा पहले भी हुआ था कि पॉलिटिकल पार्टीज को कैंपेन चलाने के लिए बड़ी मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा था, बड़े बड़े कत्ल हुए। और अब हमने देखा केपीके में भी मौलवी आ गए, और पंजाब में तो वैसे ही टीएलपी का नाम लिया जा रहा है। इस सूरत हाल में आप कितनी गुंजाइश देख रहे हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो किस तरीके से अपनी कैंपेन्स चला सकेंगे, और ये वाले जो आप अगले 2-3 महीने और उसके बाद ये जो 1-1.5 साल है उसको कैसे देख रहे हैं आप? मेरे लिए सबसे खुश आइन बात यह है कि इन तमाम एलिमेंट्स के बावजूद, इन तमाम अनासर के बावजूद, इस सारे प्रोसेस के बावजूद कि दहशतगर्दी हुई, लोगों को टारगेट किया गया, लोगों को बमों से उड़ाया गया, लोगों की शहादतें हुई, उसके बावजूद अगर पाकिस्तान में किसी न किसी सतह पर कमजोर ही सही अगर सियासी अमल मौजूद है, तो इसका मतलब है मायूसी का कोई रास्ता नहीं है। लोगों को बहरहाल अपनी एक जमहूरी सोच के साथ अपनी ताकत बढ़ानी पड़ेगी और अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। एक बहुत ज्यादा मजबूत ताकत के साथ उन्हें यह साबित करना होगा कि जनाब हम इस काबिल हैं कि हमें मुकम्मल जमहूरियत मिले, और हमें खुशहाली मिले, और हमें रोशन ख्याली मिले, और हमें बेहतर हालात मिलें। इसके लिए पाकिस्तान के लोगों को और पाकिस्तान के सियासी लीडर्स को अपने तमाम तर रुस्वा किए जाने के बावजूद, उनको दीवार से लगाए जाने के बावजूद, उन सबको एक जिद्दोजहद में शामिल होना होगा और अपने लिए स्पेस बनाना होगा, और उस बयाने का तोड़ भी करना होगा कि सियासतदान चोर होते हैं, और अगर चोर होते हैं तो आप सजा दें और सबूत लाएं, सजा दें। इस तरह का बयानिया जो बना दिया गया है, सियासत हराम है और सियासतदान चोर हैं, ये बयानिया ज्यादा देर चलेगा नहीं। बहुत शुक्रिया नज़ीर लगारी साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।